नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग टोटल यहाँ पे जो है विजन आईएएस से 6 टेस्ट देख चुके हैं, जिसमें आपका 2 ज्योग्राफी से, 2 हिस्ट्री से और 2 आपका पॉलिटी से। आज हम लोग विजन आईएएस का ही टेस्ट नंबर 7 देखेंगे और ये जो टेस्ट है आपका, ये टेस्ट है आपका अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का। इसका टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग है। इसमें आपका जीडीपी जीएनपी वगैरह आ गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एंड बजटिंग एंड द फिजिकल पॉलिसी। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल सेक्टर वगैरह इसमें है। साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में हुआ था, फॉरेन ट्रेड वगैरह सब चीज़ इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्यान देंगे तो इसके रिलेटेड एक और टेस्ट है, हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसका टेस्ट नंबर 7। तो विजन आईएएस का टोटल 6 टेस्ट हो गया, दृष्टि आईएएस का आपका एक फुल लेंथ का टेस्ट हुआ है। तो टोटल आपका 7 टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जो लोग भी ये नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जिनको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे सारा लेक्चर भी अपडेट किया जाता है, साथ साथ पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं पे अपलोड किया जाता है। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक जो है, जो भी अपना ओपिनियन है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके पैरेलल में आपका यहाँ पे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं, तो इस बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम यहाँ पे किए हुए हैं। तो जनरली यहाँ पे कहानी देखेंगे तो ये आखिर किसके लिए है, तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया हूँ। चाहे आप यूपीएससी करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के लिए, या यूपीपीसीएस या बीपीएससी 69 है या कोई स्टेट पीसीएस है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्री और मेंस को दोनों में ध्यान में रख के इसको जो है कराया जा रहा है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन होकर और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं। बाकी जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ साथ पैरेलली आप लोग भी अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपके पास ओएमआर सीट नहीं है तो 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग कर लें और देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन। और लेक्चर को जो है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है अब सुदूर से सुदूर ग्रामीण इलाके में भी ये पहुंचाया जाए आपको, जो भी क्वालिटी कंटेंट है। ये मेरा टारगेट है और इसी टारगेट को लेके ये चैनल बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इकोनॉमिक्स का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाजार हस्तक्षेप योजना जो एमआईएस के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन नीचे, अब कुछ लोग का यहाँ पे कमेंट था कि मैं इसलिए पहले टेस्ट इसी फॉर्मेट में आपको बताता था कि ये जो, यदि मैं इसको जूम इन कर दूं तो सारा ऑप्शन आपको तो दिखेगा, लेकिन ये इतना छोटा दिखेगा कि आपको थोड़ा सा इमेज जो है ब्लर दिखेगा, इसलिए आप लोग एडजस्ट करेंगे। बाकी मैं ऑप्शन दिखा दूंगा और ऑप्शन मैं पढ़ूंगा, आपको पता चल जाएगा, जो भी ऑप्शन आप आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको विजुअल हो पा रहा होगा। यहाँ पे किसके बारे में है, बाजार हस्तक्षेप योजना के बारे में। ऑप्शन देखिए नीचे है। ठीक है, अब देखिए पहला, देखिए इस योजना का उद्देश्य है उन खाद्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जिनका भारत जो है विदेशी से आयात करता है। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए जो बाजार हस्तक्षेप योजना है, ठीक है, ये योजना जो है बाजार कीमतों में गिरावट होने की स्थिति में क्या होता है, राज्य सरकार के अनुरोध पे शीघ्र जो खराब होने वाली बागवानी वस्तुएं हैं उनको खरीद के लिए लागू की जाती है। ठीक है, तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा देखें, एमआईएस यानी बाजार हस्तक्षेप योजना एक जो है आपको केंद्रीय योजना के रूप में एनएएफईडी के द्वारा निश्चित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पे एक पूर्व निर्धारित मात्रा की खरीद की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो यहाँ पे देखें आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के राजस्व व्यय के भाग हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे क्या दिया है, कीवर्ड देखेंगे तो राजस्व व्यय का भाग आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार का। पहला देखिए, परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिया गया अनुदान, ये तो सही है। ठीक है, आप देखेंगे अनुच्छेद जब 112 पढ़ेंगे
तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वहाँ पे आपको सरकार का जो है लेखा जोखा के बारे में, सरकार के व्यय और व्यय में अलग अलग जो भी टर्म होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे तो सही हो गया, परिसंपत्ति निर्माण हेतु राज्य सरकार को दिया गया अनुदान। ठीक है, दूसरा देखिए, विधवाओं को दी जाने वाली सब्सिडी और पेंशन। ठीक है, तो ये भी आपको भारत सरकार के राजस्व व्यय का भाग है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, राफेल विमान की खरीद। ठीक है, ये जो है आपको सही नहीं होगा। राफेल विमान की खरीद जो है पूंजीगत व्यय का भाग है, ये राजस्व व्यय का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों अलग अलग टर्म है। खैर, हम लोग इकोनॉमिक्स जब देखेंगे तो सबको डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अगला देखिए, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पे ब्याज का भुगतान, ये भी राजस्व व्यय का ही भाग होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन क्या बनेगा, देखें, ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको MSF के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सीमांत अस्थायी सुविधा और संविधिक जो है तरलता अनुपात यानी SLR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे अब तीनों कथन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपको सही है। देखिए ऑप्शन नीचे दिख रहा है। चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर जो है दिख पाए। MSF वह दर होती है जिस पे अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूति के बदले RBI को एक रात के लिए धन उधार ले सकते हैं। ये क्या हो गया, टर्म आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, SLR बैंक ऋण का कुशलतापूर्वक उपयोग करके घरेलू बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का एक साधन है। ये भी सही है। जो संविधिक तरलता अनुपात होता है, ये आपको कुशलतापूर्वक इसका उपयोग करके क्या किया जाता है, घरेलू बाजार में लिक्विडिटी को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, MSF को हमेशा रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। MSF को हमेशा रेपो रेट से अधिक ही रखा जाता है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संस्थानों की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण जो है आप देखेंगे तो 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, और उसके बाद देखेंगे तो मौद्रिक प्रबंधन के लिए लेके ये समझौता हुआ था। और इसमें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय के देश कुछ, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पूछा है कि कूट का प्रयोग करते हुए आप सही उत्तर दीजिए। तो विश्व बैंक हो जाएगा इसमें, साथ साथ आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा गया था आपको किन संस्थाओं की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण हुआ था। तो विश्व बैंक हो गया और अंतर्राष्ट्रीय आपका मुद्रा कोष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि डिटेल में काफ़ी डिस्कस करें तो कम से कम मिनिमम 3.5 घंटा तो लगेगा ही, और इतना आपके पास वक्त नहीं है, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, बाकी यदि आपको डिटेल में थोड़ा देखना होगा तो PDF मैं यहाँ पे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख लेंगे। ऐसे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम आपका डिस्कशन कर देंगे। भारत में असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। ऑप्शन देख लीजिए। चलिए पहला देखिए ध्यान से, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र के किसी उद्यम में कार्यरत कामगारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। ठीक है, तो पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम संख्या बोला है कि 50 होती है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा देखें, भारत में असंगठित कामगार पद को सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो असंगठित कामगार को जो है डिफाइन ही नहीं किया गया है, ये बोल रहा है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आप देखेंगे तो असंगठित जो है कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में देखेंगे तो इसमें अंतर्गत इसको डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका, अधिनियम 2008 में देखेंगे डिफाइन किया गया है, सही, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी। चलिए मेरे को लगा कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ना तो एक ना तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वेब 5.0 इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है। वेब 5.0 जो है सरकार या किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप करने के लिए जोखिम के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करता है।
वेब 5.0 उपयोगकर्ताओं को उनकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करेगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये काफ़ी चर्चा में रहा था वेब 5.0, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, वेब 5.0 जो है जो भी उपयोग करता है उनकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करेगा। और साथ साथ पहला स्टेटमेंट भी सही है आपका कि किसी भी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा सेंसरशिप किए जाने के जोखिम के बिना इंटरनेट का परिकल्पना करेगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसके तहत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के संदर्भ में बताइए, दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है? WTO के तहत जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को बिना किसी वित्तीय सीमा के बढ़ाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको? सही है। आप ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स इस सब का नाम सुने होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो आपको क्या हो गया? सही हो गया। ग्रीन बस सब्सिडी में कोई सीमा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखें, भारत की जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती है। भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत जो है बिल्कुल नहीं रखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? गलत। केवल एक सही है, ऑप्शन देख ले, केवल एक, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है भारत के आंतरिक ऋण के भाग हैं? ठीक है, आंतरिक ऋण के भाग यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, दिख रहा है आपको? चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों को जारी की गई प्रतिभूतियां, तो ये जो है आंतरिक ऋण का भाग है, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिनांकित जो है प्रतिभूतियां, ये भी सही है। बाजार स्थिरीकरण योजना बॉन्ड्स, ये भी हो जाएगा। एनआरआई का जमा राशि, तो एनआरआई का जो जमा राशि है ये आंतरिक आपको यहाँ पे आंतरिक ऋण के भाग में नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1, 2, 3। ठीक है, तो जो भी एनआरआई का जमा राशि है वो नहीं रखा गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। यदि जो है भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, बैंक दर में वृद्धि करता है मान लीजिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा? इफेक्ट क्या होगा यदि रिजर्व बैंक क्या कर देता है बैंक दर में? आपको पता है कि जैसे बैंकिंग सिस्टम है, मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम है, पीपुल है, लोग हैं, तो ये कहाँ लोन लेने के लिए जाते हैं? बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम कहाँ जाता है? तो आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, तो आरबीआई भी कुछ क्या करता है? इंटरेस्ट रेट पे इसको पैसा देता है। तो यदि आरबीआई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दे तो क्या इफेक्ट होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहला, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाएगा, ये तो गलत है। ये तो ऋण क्या हो जाएगा आपका? उल्टा ही महंगा हो जाएगा, तो सस्ता तो होगा नहीं। ठीक है, ये ऋण जो है अधिक महंगा हो जाएगा। अब जब इसको ही अधिक पैसे पे मिलेगा, अधिक इंटरेस्ट पे, तो आपको कैसे कम पे मिलेगा? आगे देखिए, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम कर देगा, बिल्कुल सही है। जब यदि इंटरेस्ट रेट आरबीआई आपका बढ़ाएगा, ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम भी इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देगा, और जो लोग इसके पास कर्ज लेने के लिए जाएंगे तो वो कम इंटरेस्ट दिखाएंगे। यदि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा तो लोग कम कर्ज लेंगे, तो मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगा? कम कर देगा अर्थव्यवस्था में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? केवल 2। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। करेंसी जमा अनुपात जो CDR है, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। ठीक है, देखिए पहला, ये लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा का अनुपात होता है, CDR। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये जो CDR आपका होता है ये CU/DD होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि ये जो करेंसी में धारित मुद्रा और उनके द्वारा बैंक जमा के धारित मुद्रा का अनुपात होता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इससे लोगों का तरलता अधिमान प्रतिबिंबित होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करते रहेंगे। चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन आपको यहाँ पे, बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को दिख पाए। देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा इसमें सही है। पहला,
जो आपको बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम आरबीआई के द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की खरीद पे प्रतिबंध लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको सही हो गया। दूसरा देखें, एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत नियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को समाप्त करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। केंद्र सरकार के लिए देखेंगे तो राजकोषीय घाटा को कम करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, और राजकोषीय घाटा को समाप्त करने का भी वहां पे प्रयास किया जाता है। और ऐसा कैसे किया जाता है, राजस्व अधिशेष उत्पन्न करके। तो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत जो है उद्देश्य नहीं रखा गया है कि राजकोषीय घाटा को हम समाप्त कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपको बताना है। विशेष आहरण अधिकार जो एसडीआर है, इसके संदर्भ में कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखिए, एसडीआर आईएमएफ का आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, एसडीआर का मूल्य 4 मुद्राओं में एक बास्केट पर आधारित है, ये भी सही नहीं होगा। एसडीआर की निजी संस्थाओं का व्यक्तियों द्वारा आधारित किया जा सकता है। एसडीआर का मूल्य दैनिक रूप में बाजार विनिमय द्वारा दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो बिल्कुल ही सही है, एसडीआर का जो मूल्य दैनिक रूप से बाजार जो विनिमय है, बाजार विनिमय दर, उसी के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सही बताना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बेरोजगारी के लिए देखिए, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा स्टेटमेंट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, नीचे आपको ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है, बेरोजगारी को मापना है, अपना मेजर करना है। तो पहला देखिए, चलिए ऑप्शन एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिन के संदर्भ में अवधि के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगर सामान्य स्थिति दृष्टिकोण की बात करेंगे तो सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 365 दिनों की अवधि के लिए क्या करता है, संदर्भित करता है, ना कि आपको यहाँ पे क्या दिया था, 7 दिन का। ठीक है, 365 दिन के लिए होता है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला स्टेटमेंट, वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी को मापने के लिए सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले 7 दिन के प्रत्येक दिन को संदर्भ में अवधि के रूप में उपयोग करता है, तो सही है। नेक्स्ट देखिए, बेरोजगारी को मापने वाले सामान्य स्थिति दृष्टिकोण रोजगार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव का पता लगाने में विफल रहता है। तो अल्पकालिक जो उतार चढ़ाव होता है उसको ये पता नहीं लगा पाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, अधिकरणों और उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए, पहला दिया है, उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है जबकि अधिकरणों को केवल संसद अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। ये तो गलत हो गया, उच्च न्यायालय को जो है संविधान द्वारा, जबकि अधिकरणों को जो है संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल का अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उच्च न्यायालय का स्थापना संविधान के, जबकि अधिकरणों को केवल संसद, केवल वर्ड यूज कर दिया है। ठीक है, इसमें केवल संसद नहीं होता है, संविधान भी होता है, संसद भी होता है, राज्य का विधानमंडल भी। गलत हो गया। आगे देखिए, उच्च न्यायालय की तरह अधिकरणों में भी केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय में देखेंगे तो केवल न्यायिक सदस्य होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अधिकरण में देखेंगे तो न्यायिक सदस्य और विषय विशेषज्ञ भी होते हैं इसमें, तो केवल न्यायिक सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया। और लास्ट स्टेटमेंट है इसका, अधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के पास निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियम कानूनों का उपयोग करने की शक्ति होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अधिकरण जो है वो कानूनों तक जो है सीमित होता है। तो देखेंगे तो उच्च न्यायालय के पास निर्णय लेने का से पहले जो भी अधिनियम है कानून का उपयोग करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके पास नहीं होती है। तीनों स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। स्थानीय क्षेत्र बैंक जो है उसके संदर्भ में बताना है। 2 कथन दिया गया, कौन सा सही है। पहला, इसे स्थानीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बचत को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय क्षेत्र बैंकों का उद्देश्य क्या होता है, स्थानीय संस्थाओं के द्वारा जो ग्रामीण बचतों को जुटाने में सक्षम बनाने के लिए, सही है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण द्वारा
स्थानीय क्षेत्र बैंकों पे लागू होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या बनेगा, सी बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के संदर्भ में बताना है, दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा आपको सही है। यह NIS क्लाउड मेघराज पे एक स्थापित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, तो ये बात क्या है, आपको सही है। दूसरा देखिए, यह राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है ये कागज रहित बनाने का ही प्रयास किया जा रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए, भारत खाड़ी देश संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सा आपको सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में है ना तो एक ना ही दो, एक दो, दो ये है ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए पहला देखिए, पिछले 15 वर्षों में भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 80% से अधिक रही है। पिछले 15 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, कच्चे तेल के आयात में देखेंगे तो खाड़ी देशों का हिस्सेदारी पिछले जो है 15 वर्ष में 60% से लगभग जो है इसी के आसपास रहा है, 60% के, तो 80 तो होगा नहीं है। ठीक है, गलत हो गया। आगे देखिए, पिछले 5 वर्ष में सऊदी अरब इस क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य जो आपका अरब अमीरात है उसका हिस्सा जो है 277.4 बिलियन डॉलर था। ठीक है, जो लगभग 7% के बराबर था। और यहाँ पे आपको क्या दे रहा है कि सऊदी अरब जो है आपको ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो है भागीदार रहा था। तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, सऊदी अरब जो है जो है आपको 53 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे रहा था। ठीक है, और एक नंबर पे कौन रहा था, आपका संयुक्त अरब अमीरात रहा था 277.4 बिलियन डॉलर के साथ। दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ऑप्शन देखिए क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, जनरली देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, केवल एक है, ऑप्शन बी में केवल दो है, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों है, ऑप्शन डी में ना तो एक ना ही दो है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लिए। अब इस क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, वार्षिक वित्तीय विवरण के घाटे के संदर्भ में। ठीक है, पहला देखिए, अच्छा भारत के, अगर आप वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानना चाहते हैं, एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो आपको जो है आर्टिकल 112 में इसके बारे में व्याख्या किया गया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कब से कब तक के लिए होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, ये 1 साल का जो है ड्यूरेशन रहता है, इसी में जो आपका पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घाटे के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रभावी राजस्व जो घाटा है पूंजीगत प्राप्तियों की उस राशि को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सरकार के वार्षिक उपभोग व्यय हेतु किया जाता है। ये तो सही है। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज देनदारी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही निकल गया, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा अगर देखेंगे तो आपका निवल घरेलू ऋण, आरबीआई का ऋण और विदेशों से ऋण ग्रहण इसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये एक आपको किस व्यक्तित्व के बारे में ये विवरण दिया गया है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। जब उनके लिखे अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई तो लगातार 13 दिन तक शिला पे बैठे रहे। जाति विहीन समाज के बारे में उनका संदेश और रीति रिवाजों के उनके द्वारा खंडन एक सामाजिक आंदोलन में बदल गया। उन्हें वारी तीर्थ यात्रा करने का श्रेय दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो है तुकाराम के बारे में। ठीक है, और अभी आप देखे होंगे कि ये पुणे जिले में जो है संत तुकाराम का जो है एक मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, और इनकी जो है 17वीं जो है मराठी कवि और हिंदू संत भी थे ये संत तुकाराम महाराज। ये भी सब बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत जो है निम्नलिखित में से
किस बहुपक्षीय निर्यात निरंतर व्यवस्था का सदस्य है? किसका सदस्य है भारत? पहला है वासेनार व्यवस्था का है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, ऑस्ट्रेलियाई समूह है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। ठीक है, तो देखिए भारत का पूछा गया है बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण वाला, तो इसमें पहला आपको सही हो जाएगा। ठीक है, वासेनार व्यवस्था, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई समूह में है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, भारत को अगर देखेंगे वर्तमान में तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह को छोड़ के, ठीक है, और सब में ये सदस्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21। देखिए, व्यय विधि के आधार पे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी कारकों पर ध्यान रखा जाता है? चार यहाँ पे रीजन दिया गया है। ठीक है, देखिए अंतिम घरेलू उपभोग व्यय, इस पे ध्यान दिया जाता है क्या? बिल्कुल दिया जाता है। जो अंतिम घरेलू उपभोग होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यय, इसको ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। अंतिम पूंजीगत व्यय, ये भी रखा जाता है। बेरोजगारी भत्ता पे सरकारी खर्च, ये इसमें मेजर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए व्यय विधि के आधार पे अगर आप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का गणना कर रहे हैं, जीडीपी निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? अंतिम पूंजीगत व्यय देखते हैं और अंतिम घरेलू उत्पाद पे व्यय देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको संस्था है और इनका उद्देश्य है और बताना है इसमें कौन कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, शून्य अथवा कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराकर गरीबी कम करना। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपको? सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है ये विश्व बैंक का ही एक सदस्य है ये, और ये क्या करता है? आपको विकासशील देशों में जो निजी क्षेत्रक हैं उनको विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये जो है शून्य ब्याज या कम ब्याज पे जो है ऋण उपलब्ध कराने का काम और गरीबी कम करने का काम इसका नहीं है, गलत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को विकास को प्रोत्साहित करना है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी आपको विश्व बैंक का एक हिस्सा है। ठीक है, और ये क्या करता है? विश्व के सर्वाधिक जो निर्धन देश है उनको मदद करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही आपको क्या कर दिया था? ये इधर उधर कर दिया था, ये दोनों ही गलत हो गया। आगे देखें तीसरा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये सही है, तो केवल तीन ही हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। देखिए क्या पूछा गया? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी जीडीपी का जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कौन टर्म इसमें सही नहीं है, ये बताना है। देखिए पहला, सकल घरेलू उत्पाद घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन को मापता है, ये तो बात सही है। नेक्स्ट देखें, इसमें घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की गणना नहीं की जाती है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या बोल रहा है? घरेलू राज्य क्षेत्र में, पहले ही टर्म यूज कर दिया घरेलू राज्य क्षेत्र, इसके भीतर विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का गणना इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यही गलत निकल गया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में आपको बताना है, चलिए जूम कर लेते हैं। इसमें बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये आप बताइए। ठीक है, पहला देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1950 के दशक में आरंभ हुई। ठीक है, आपको गलत बताना है यहाँ पे, और हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1950 के दशक के में तो ये नहीं हुआ था, तो पहला ये स्टेटमेंट क्या निकल गया आपका? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिक उपज वाली किस्म के बीजों का उपयोग वृद्धि इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो ये तो सही है। हरित क्रांति में क्या किया जाता था? अधिक उपज वाली जो है किस्म के बीजों का उपयोग हम लोग करते थे, ये तो सही है। नेक्स्ट देखिए, अधिक उपज वाली किस्मों की बात कर रहा है, बीजों ने भारत की सिंचाई की आवश्यकता को काफी कम कर दिया है, ये गलत हो गया। मान लीजिए आप अच्छे क्वालिटी का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब सिंचाई तो कम नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो तीसरा भी आपको क्या निकल गया? यहाँ पे गलत निकल गया। तो तीसरा और पहला दोनों गलत है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे ए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए जनरली देखेंगे तो हरित जो क्रांति भारत में आई है वो 1960 के दशक के मध्य से लेके और 1900
70 के दशक के मध्य रहा है, 1950 के दशक में नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी अवस्थिति यानी जीडीपी डिफाल्टर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, देखिए पहला है, यह वास्तविक जीडीपी के नॉमिनल जीडीपी का अनुपात होता है। ये बात सही है, ये वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का ही अनुपात होता है, जीडीपी डिफाल्टर। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद अवस्थिति की गणना में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का भारांश उनके उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ये भी क्या है आपको सही है, दोनों स्टेटमेंट ही क्या है सही है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए यहाँ पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए पहला, बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बात सही है, बेरोजगारी दर को हम लोग जनरली श्रम बल में शामिल जो कुल लोग होते हैं, ठीक है, बेरोजगार व्यक्तियों को प्रतिशत के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। बेरोजगारी दर जनरली जो निकाला जाता है आपको, तो उसमें बेरोजगारी श्रमिक को जो है, ये बेरोजगारी मान लीजिए श्रमिक ऊपर हो गया और कुल जो है श्रम बल नीचे हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, यही था बेरोजगारी दर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपको सही हो गया। नेक्स्ट देखें, कामगार जनसंख्या अनुपात को कुल जनसंख्या के कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। ये भी सही है, कामगारों का अगर जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो कुल कामगार को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर दीजिए कुल जनसंख्या से इंटू 100, तो निकल जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तरल नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला, यह पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने में मदद करेगा, बिल्कुल सही है। पारंपरिक दानेदार यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 10,000 गुना अधिक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और पेटेंट भी कराया गया है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है तरल नैनो यूरिया के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संकुचनकारी राजकोषीय नीति के संभावित लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, संकुचनकारी राजकोषीय नीति। पहला देखिए, वाहन की बिक्री बढ़ाने के लिए उनकी कर दरों में कमी लाना, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को जो है कमी करना, तो ये संकुचनकारी राजकोषीय नीति की बात कर रहा है, तो यही हो सकता है कि रसोई गैस के सिलेंडर में जो आप सब्सिडी में कम कर दें। और संरचना विकास पे किए जाने वाला सरकारी व्यय में वृद्धि, तो वृद्धि तो नहीं होगा चूंकि संकुचनकारी की ही बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, केवल 2 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए जूम कर लेते हैं, स्टेटमेंट तो आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, पहला है, यह जमा वह प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। तो CRR जो है पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया आपको गलत हो गया। ठीक है, CRR के बारे में आपको पता ही है, नगद आरक्षित अनुपात के बारे में, कि किसी बैंक में जो होता है कुल जमा राशि की तुलना में जो आरक्षित निधि में रखे जाने वाला आवश्यक जो है नकदी का प्रतिशत होता है और आरक्षित नकदी निधि का अनुपात, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। पहला बोल रहा है कि यह जमा हुआ प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास सुरक्षित रखता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इस आरक्षित आवश्यकता के दायरे से बाहर है, ये सही है। इस तरह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका बी। आगे देखिए, विदेशी विनिमय दर के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है। इसमें कौन सा परिणाम हो सकता है, ऑप्शन दिख रहा होगा सारा आपको, विदेशी विनिमय दर के मूल्य के वृद्धि के परिणाम स्वरूप। ठीक है, देखिए, किसी विदेशी वस्तु को खरीद की लागत में कमी, किसी विदेशी वस्तु के खरीद की लागत में वृद्धि, बिल्कुल ही क्या निकल गया आपका स्टेटमेंट सही निकल गया। विदेशी विनिमय दर में मूल्य में वृद्धि अगर होता है मान लीजिए, तो उसका परिणाम क्या होगा, तो किसी विदेशी वस्तु की खरीद की लागत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताइए कौन सा इसमें सही है। सीपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। तो दूसरा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है आपको गलत हो गया। सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो ये आपको जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग की जाने वाले वस्तु और सेवाओं के खुदरा मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसी का मापे करता है। तो यहाँ पे चूंकि केवल वस्तुओं का कीमतों का बात किया है तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत। इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती है। ठीक है, तो इसमें शामिल होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ही इतने ऐसे छपे हुए हैं कि मेरे को मजबूरी में जूम इन जूम आउट करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, यहाँ पे चलिए और जूम इन कर लेते हैं इसको। अब देखिए आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा लेकिन आपका विजिबिलिटी थोड़ा सा, अब मोबाइल की स्क्रीन जो है थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी, और बाकी आप लोग को नेट का भी थोड़ा समस्या होता है तो विजिबिलिटी कम होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की पूंजीगत प्राप्ति टर्म पे ध्यान देंगे। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। पहला टर्म क्या है, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण इसमें हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के पूंजीगत प्राप्तियां में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा लिया गया उधार, ये भी सही है। अगला देखिए प्रत्यक्ष कर का संग्रहण और विनियोग, ये जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पूंजीगत प्राप्ति में जो है देखेंगे जनरली तो इसको शामिल नहीं किया जाता है। ऋणों और अग्रिमों की वसूली ये शामिल किया जाता है। जनरली देखिएगा पूंजीगत प्राप्ति में क्या क्या शामिल किया जाता है, ध्यान से एक बार सुन लेंगे। विनिवेश प्राप्तियां होती है इसमें, विदेशी सरकार और निकायों से प्राप्त ऋण होता है, बाजार ऋण होता है, सरकार द्वारा जनता के लिए लिए गए ऋण को बाजार ऋण कहा जाता है, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा जो ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से रिजर्व बैंक या कोई भी अन्य पक्षकारों को उधार लेना ये भी शामिल होता है इसमें। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार और अन्य पक्षकारों के ऋण की वसूली ये सब इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या पूछा गया आपसे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा गुणक पद सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, किसका मुद्रा जो है गुणक का तात्पर्य क्या होता है, जनरली यही पूछा जा रहा है आपसे। यह लेन देन के संचालन के लिए मुद्रा की मांग है। यह किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्तिशाली मुद्रा का स्टॉक का अनुपात है। जी बिल्कुल यही होता है आपको मुद्रा गुणक, ये आपको कुल मुद्रा आपूर्ति और शक्तिशाली जो है मुद्रा स्टॉक का अनुपात ही होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, प्राय सुर्खियों में रहने वाला मलक्का जल जो है मरुमध्य जोड़ता है किसको। ठीक है, मलक्का जनसंधि आप इसके बारे में पढ़े ही होंगे, ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है। ऑप्शन ए में है 2, 3, 4, 2, 4 बी में है 1, 2, 3, 4 और केवल 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भारत में खनिज के संदर्भ में बताना है कि प्रमुख खनिज कौन कौन है। कोयला मिलता है भारत में, आपको पता है। ठीक है, यूरेनियम ये भी होता है, सोना, लौह, सारा कुछ ही भारत में आपको प्रमुख खनिजों के रूप में मिलता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। चलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है जो अभी भी दिख नहीं रहा, अभी भी मेरे को जूम ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ऊपर जो भी शब्द लिखे गए हैं किस प्रकार के बेरोजगारी के बारे में लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए राकेश जो है आपका जूता बनाने वाला एक कारखाने का मजदूर था। कारखाना जिस क्षेत्र में स्थित था उसे एक जूता बनाने के लिए विशेषज्ञ विदेशी कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। ठीक है, कोई विदेशी कंपनी उसको खरीद लेती है। जूते बनाने और डिजाइन करने के लिए मशीनों को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था तथा उस क्षेत्र में निर्माण संयंत्र स्थापित किए गए थे।
अब यह देखा गया कि उन मशीनों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर के विशेष ज्ञान वाले संख्यात्मक योग्यता वाले की आवश्यकता थी, जो को राकेश को जो नहीं थी, और इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वो बेरोजगार हो गया। अब बताइए किस तरह का बेरोजगारी है ये। देखिए इनिशियल में क्या था कहानी, यहाँ पे राकेश जो है जूता बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, मजदूर। कारखाने में, कारखाना जिस क्षेत्र में स्थित था वहाँ जूता बनाने वाला विशेष कोई विदेशी कंपनी थी, खरीद लेती है, उसका यूज करती है, इस्तेमाल करती है। बाद में क्या होता है, चेंजेज आता है, मशीनीकरण हो जाता है, और उससे क्या होता है, अब कंपनी को किसका ज़रूरत है, अब सारा काम मशीन ही कर देगा, तो कंपनी को ज़रूरत है जो कंप्यूटर जो है चला सके। अब ऐसे केस में उसको निकाल दिया जाता है नौकरी से। किस तरह का बेरोजगारी है ये? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अब आप बता सकते हैं ये कैसा है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल है ये। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है कि स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से व्यक्ति अनएम्प्लॉय हो गया। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रम बल के अनियतीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए आप, चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा होगा आपको, 4 ऑप्शन दिख रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? श्रम बल के अनियतीकरण के सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम बल का अनौपचारिक रूप से औपचारिक क्षेत्र में निरंतर जो है क्रमिक बदलाव होता है। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसमें कंपनी को सरकार के विनियामक शासन के तहत लाना शामिल है। यह श्रम बल के प्रतिशत के रूप में स्वयं नियोजित व्यक्तियों को संख्या में वृद्धि के संदर्भित करता है। यह रोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार को अनियत वेतन की ओर जाने की प्रक्रिया है। पूछा जा रहा है श्रम बल के अनियतीकरण का, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार को अनियत वेतन के होने का प्रक्रिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, भारत में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, इसके लिए आधिकारिक वर्गीकरण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है कि ये सूक्ष्म के अंदर आएगा, लघु के अंदर आएगा, मध्यम के अंदर आएगा? तो देखिए यहाँ पे नियोजित जो है श्रमिकों की संख्या, तो श्रमिकों की संख्या के आधार पे ये नहीं बांटा गया है। कुल विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी, तो इसके आधार पे भी नहीं बांटा गया है। निवेश और वार्षिक टर्नओवर, तो टर्नओवर और निवेश के आधार पे आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम में बांटा गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो सूक्ष्म उद्योग में देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए से अगर अधिक नहीं हो रहा है आपका, वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक नहीं हो, और निवेश आपका 1 करोड़ से अधिक नहीं हो, तो उसको हम लोग सूक्ष्म में रखते हैं। लघु में वहीं देखेंगे तो आपका जो है निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि टर्नओवर आपका 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप लघु की बात कर लिए। मध्यम में देखेंगे तो यहाँ पे जो है 50 करोड़, 25 नहीं 50 करोड़ जो है निवेश, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, और वार्षिक टर्नओवर जो है 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इसी के आधार पर बांटा गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सिंधु जल संधि के संदर्भ में बताना है। चलिए जूम इन करते हैं। देखिए दिख रहा होगा आप, सिंधु जल संधि कौन सा सही है? इसमें भारत पाकिस्तान के चीन के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। तो सिंधु जल संधि तो भारत पाकिस्तान और चीन के बीच है नहीं, आप सभी को पता ही है। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान के ही बीच है। इसके तहत 3 नदियां रावी, सतलज और झेलम का पानी अनन्य रूप से भारत को आवंटित किया गया है। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सिंधु नदी के लिए बात हुआ है, तो यहाँ पर रावी, सतलज, झेलम वाली बात नहीं आ जाएगी। आगे देखिए, विश्व बैंक इस संधि को गारंटी करता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल विश्व बैंक जो है इस संधि को गारंटी देता है। तो ये आपको स्टेटमेंट सही निकल गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? और आप देखेंगे तो हाल फिलहाल अभी भारत पाकिस्तान का जो है सिंधु आयोग जो है 118वीं बैठक का इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें सिंधु का मैक्सिमम पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। देखिए, किसी एकल निवेशक समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी X% से अधिक नहीं हो सकता है। इससे अधिक निवेश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। एक्स का मान क्या होगा? ठीक है,
तो देखिए कोई भी अगर मान लीजिए भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी में कोई निवेशक होता है, निवेशक या समूह होता है या पोर्टफोलियो निवेशक होता है, उस कंपनी की इक्विटी में 10% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 10% से अधिक नहीं होता है, और ऐसे निवेश को हम लोग एफडीआई माना जाएगा 10% से अगर अधिक नहीं होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन को लेके, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला, किसी देश के जो भुगतान संतुलन में एक निश्चित अवधि के दौरान निवासियों और गैर निवासियों के बीच लेन देन शामिल होता है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखिए, भुगतान संतुलन सामान्य अवस्था में वाले एक देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपका। विदेशी मुद्रा भंडार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होता है, तो यहाँ पे एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, भारत में निर्धनता के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर निर्धन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कंटिन्यू जो है गरीब कोई बना रहे, इसके ऊपर बात कर रहा है। देखिए, जो लोग सादा निर्धन होते हैं, उच्च वार्षिक आय अर्जित करने वाले परंतु निम्न जीवन स्तर वाले लोग, जो लोग लगातार निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में झूलते रहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको निरंतर निर्धन बोलेंगे। जो लोग क्या करेंगे, लगातार निर्धन रहेंगे और गैर निर्धन वर्गों के बीच में इनका कंडीशन बना रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 43। देखिए, हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले में पुष्टि हुई, इस इससे यूरोप सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इस संदर्भ में मंकी पॉक्स से संबंधित आपको बताना है कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, बताइए। पहला देखिए, मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति उपचार के बाद जीवन भर संक्रामक रहता है, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। यौन गतिविधियां इस संचरण का एकमात्र तरीका है, एकमात्र वर्ड यूज कर दिया है, इसलिए ये भी क्या सही नहीं माना जाएगा। आगे देखें, कृंतकों और प्राइमेट सहित कोई भी मंकी पॉक्स से संक्रमित हो सकता है और इसका प्रसार भी कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है, यह उसी वेरियोलो वायरस के कारण होता है जिसे चेचक होता है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए मंकी पॉक्स जो है किसी को भी हो सकता है और इस संक्रमण से फैलता है। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग देख ही रहे थे, मंकी पॉक्स का भारत में भी जो है विस्तार देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही चूंकि पूछा गया है, तो सही तो ऑप्शन सी ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, मुद्रित जो है रिपोर्ट कार्ड, ये किसान को 3 वर्ष में एक बार जारी किए जाते हैं, जो मृदा की स्थिति को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अपेक्षित परिणाम जो है परिणाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए, उर्वरक का संतुलित अनुप्रयोग, आयात बिल में कमी, सरकार के वित्तीय दबाव में वृद्धि, बेहतर भूमि प्रबंधन, कौन सही है इसमें बताना है। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अगर अपेक्षित परिणाम की बात करें तो उर्वरकों के संतुलन का प्रयोग हो जाएगा, संतुलित। अब आपको पता हो जाएगा सारा, आपको रिपोर्ट पता हो जाएगा मिट्टी के बारे में, तो आप उसी के हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो संतुलित अनुप्रयोग हो जाएगा। बाकी आयात बिल में कमी भी आ जाएगी, और नेक्स्ट सरकार की वित्तीय दबाव में वृद्धि होगी, तो ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सरकार के वित्तीय दबाव में वृद्धि नहीं, थोड़ा सा कमी ही देखने को मिलेगी। बेहतर भूमि प्रबंधन भी हो जाएगा कि आप भूमि पर क्या उपजाएं क्या नहीं उपजाएं, आपको जब भूमि के बारे में पता चल जाएगा, तो ये 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राजमार्ग निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ध्यान देंगे क्या लिखा है, किसके बारे में, राजमार्ग निर्माण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार सरकार प्रथम 5 वर्ष में वार्षिक भुगतान के माध्यम से परियोजना लागत 60% योगदान करेगी। पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। सरकार जो है 5 वर्ष के लिए तो बात की है ये, लेकिन इसमें 40% ही योगदान करेगी, ना कि 60%, तो गलत हो गया। ये जो आपका हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल है, इसके अंतर्गत सड़क निर्माणकर्ता को उसके द्वारा निर्मित सड़क पर किए गए निवेश को टोल संग्रह के माध्यम से वसूल करने की अनुमति होती है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपको क्या निकल गया, यहाँ पर गलत निकल गया।
ठीक है, इसमें देखेंगे तो राजस्व संग्रह का जिम्मेवारी जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत निकल गया, तो अब ऑप्शन आपको पता ही चल गया होगा, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। देखिए, भारत में पेटेंट अधिकारों के बारे में बताना है, कौन सा सही है। पेटेंट सरकार द्वारा पेटेंट कराने वाले किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। यह स्टेटमेंट सही निकल गया। पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि के 50 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो ये गलत निकल गया। ठीक है, पेटेंट आप किसी चीज़ का अगर कराएंगे तो ये 20 वर्ष तक ही वैलिड होता है, 50 वर्ष के लिए नहीं। किसी प्रकार के संबंधित आविष्कार को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, तो ये भी गलत है। आप बिल्कुल पेटेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सही ढूंढना था, ऑप्शन क्या बनेगा, केवल। देखिए, पेटेंट जो है कोई भी आप चीज़ों का करा सकते हैं, ये वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। देखिए, राज्यसभा चुनाव के मतदान के संदर्भ में बताना है, 3 स्टेटमेंट है, आपको इसमें से बताना है कौन सही है। चलिए देखिए, पहला है राज्यसभा के चुनाव में खुली मतपत्र प्रणाली के आधार पर मतदान किया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधानसभा के सदस्य अपना मत केवल उस दल को अधिकृत एजेंट को अंकित करने के बाद दिखा सकता है, ये भी सही है। निर्दलीय विधायक अपना अंकित मतपत्र किसी भी दल के अधिकृत एजेंट को दिखा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपको सही नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखें, एक दो स्टेटमेंट सही है, केवल एक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नियो बैंक के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, किसके, नियो बैंक के संदर्भ में। पहला देखिए क्या है, यह फिनटेक फॉर्म है जो केवल डिजिटल रूप में ही उपस्थित है, ये बात क्या है आपको, सही है। नियो बैंक एक प्रकार का डिजिटल ही बैंक है, इसका कोई शाखा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिजिटल रूप में ही वर्क करता है। आगे देखिए, अगला है, इसके पास स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं होता है, ये भी सही है। ये डेबिट कार्ड प्रदान करता है, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, तो सिंपल जो फॉर्मेटिंग होता है उसी फॉर्मेट में है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट पे हम लोग ध्यान देंगे, किसके बारे में, कराधान के विभिन्न प्रणालियों के संदर्भ में। पहला देखिए, अनुपातिक कराधान प्रणाली के तहत आय में वृद्धि के साथ ही प्रतिशत दर का अनुपातिक रूप में बढ़ जाना होता है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। आय का प्रवाह किए बिना ही इसमें क्या होता है, सभी को समान प्रतिशत दर से कर लिया जाता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं, अनुपातिक कर। ये नहीं देखेगा किसका जो है आय क्या है, नहीं है। तो अनुपातिक कर धन प्रणाली के तहत आय में वृद्धि के साथ कर का प्रतिशत दर अनुपातिक बढ़ जाता है, ऐसा होता नहीं है, तो गलत हो गया। चाहे आपका आय कुछ भी हो, आय का प्रवाह किए बिना ही आपसे समान प्रतिशत दर लिया जाता है इसमें। दूसरा देखिए, एक अनुपातिक आयकर जो होता है व्यय योग्य आय के साथ साथ उपभोक्ता खर्च को सकल घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि उतार चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, तो ये उतार चढ़ाव के प्रति जो है कम संवेदनशील बनाता है, ना कि अधिक। इसलिए दोनों स्टेटमेंट ही गलत निकल गया, ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बताना है। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। एक, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्धारित करती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, बिल्कुल सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल ऐसा ही होता है, सरकार निर्धारित करती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। समाजवाद के तहत संसाधनों का वितरण लोगों की क्रय शक्ति के आधारित माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूंजीवादी में जनरली देखने को मिलता है, तो केवल ऑप्शन एक हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन एक है ए में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन सेम वैसा ही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन विजुअल नहीं हो पा रहा है, कुछ इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, कि ऑप्शन ए में केवल एक ही है,
चूंकि यहाँ पे केवल एक ही है, केवल दो है, एक दो दोनों है, ना तो एक ना ही दो है। ठीक है, देखिए किसके बारे में है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। पहला देखिए, यह 2020 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किया गया स्वैच्छिक पहल है। लीड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला तो गलत निकल गया। ये जो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, इसका शुरुआत जो है स्वीडन, भारत के द्वारा जो है 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो है कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भारत और कौन है इसमें, स्वीडन है, और ये 2019 में घटना की गई, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, इसके सचिवालय का प्रबंधन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसके सचिवालय का प्रबंधन कौन करता है, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान करता है। दोनों गलत निकल गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। 1991 के सुधारों के बाद जो है भारतीय कृषि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। आपको पता है कि 1991 में रिफॉर्म हुआ, तो इसके बाद जो है कृषि क्षेत्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, देखिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेशकों के प्रतिशत हिस्से में निरंतर वृद्धि हुई। देखिए अब कृषि क्षेत्र में निरंतर तो वृद्धि होगा नहीं, आपको 1991 में क्या होगा, इस समय से जो है भारत में देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, कृषि में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, और यहाँ बोल रहा है निरंतर इसमें वृद्धि हुई थी, तो गलत हो जाएगा। घरेलू बाजार के लिए उत्पादन में निर्यात बाजार के लिए उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित किया गया, ये बात सही है। बहुत सारी चीज़ें में रियायतें की गई, लाइसेंस आपका फ्री किया गया बहुत सारे सेक्टर में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखें आंसर हो जाएगा आपका केवल दो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ऋण के वित्त पोषण की एक अवधि के रूप में मौद्रीकृत घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए दो स्टेटमेंट है, बताना इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन देख लीजिए, वैसे ही है, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऋण के वित्त पोषण की एक विधि के मौद्रीकृत घाटे के संदर्भ में बताना है। ठीक है, पहला देखिए, मौद्रीकृत घाटा सरकारी घाटे का वह हिस्सा है जिसे पूरी तरह से आरबीआई से उधार लेकर वित्त पोषित किया जाता है। सही है। मौद्रीकृत घाटे में अल्पावधि वित्तीय लिखतों के साथ साथ दीर्घावधि प्रतिभूतियां भी शामिल होती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही निकल गया, आपको पता ही है ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मात्रात्मक उपकरण माने जा सकते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूछा जा रहा है, नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन करके, खुली बाजार परिचालन, नैतिक दबाव और बैंक दर में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आरबीआई की बात की जा रही है कि बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु आपको मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मात्रात्मक उपकरण क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक क्या क्या कर सकती है, ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए। तो पहला बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अब परिवर्तन करके नियंत्रित कर सकती है मुद्रा आपूर्ति को। ठीक है, दूसरा खुला बाजार परिचालन भी कर सकती है। तीसरा नैतिक दबाव, नैतिक दबाव वाला काम जो है आरबीआई का नहीं है, नैतिक दबाव ये नहीं देती है किसी को। ठीक है, बैंक दर में परिवर्तन कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी आपके हाथ, इसके हाथ का ही है, हिस्सा है। तो इस तरह से देखें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक दो चार, एक दो चार ऑप्शन किस में है, सी में है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए लचीला विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। इस प्रणाली में विनिमय दर मांग और आपूर्ति के बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो बिल्कुल सही है, लचीला विनिमय दर की बात हो रहा है, तो ये आपूर्ति बाजार शक्ति द्वारा ही निर्धारित होगा, मांग हो या आपूर्ति हो, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत पूरी तरह से लचीला विनिमय प्रणाली का अनुसरण करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, भारत में देखेंगे तो लचीला जो प्रणाली, ये अनुसरण इसका नहीं किया जाता है। ठीक है, आरबीआई जो है विनिमय दर को नियंत्रित करके और काम करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार
के व्यापारी संबंधी पहलुओं के समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज में मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपका टेस्ट सीरीज लंबा हो जाएगा। तो मैं इनिशियल से ही बोलता आया हूँ कि आप चाहें तो 1.25 1.5 1.75 करके आप, मैं ज्योग्राफी का जो टेस्ट यहाँ पे डिस्कस किया तो वहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम आपको लगा, वजह ये था कि एक्सप्लेनेशन कम हुआ। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है डिस्कशन जो है, ये संपूर्ण ये जो एनालिटिक जो है एक विश्लेषण नहीं है। इसलिए मेरा प्रयास इस टेस्ट में यही रहा है और आगे से भी यही रहेगा कि आप लोग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन भी कर दिया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी डिस्कशन में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, देखिए तो 56 में क्या पूछा गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी ट्रिप्स के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है। जस्ट वैसे ही है, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य पे लागू होता है। तो विश्व व्यापार संगठन के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उस पर ट्रिप्स समझौता लागू होता है। ट्रिप्स समझौता जो है कब आया था आपको, 1995 में आया था। ये तो सही हो गया। ठीक है, अब देखिए यह समझौता किसी पेटेंट के स्वामी की अनुमति के बिना उसके अनिवार्य लाइसेंस और सरकारी उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसमें समझौता में बताया गया, इसमें आर्टिकल जो है अनुच्छेद 31 में लिखा गया कि किसी भी पेटेंट के स्वामी की अनुमति के बिना उसके अनिवार्य लाइसेंस और सरकारी उपयोग की अनुमति देगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस तरह से ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए मुद्रा की जो है परिवर्तनीयता के संदर्भ में बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। पहला, परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की क्षमता। तो बिल्कुल मुद्रा को चेंज करने का मतलब यही होता है, घरेलू को विदेशी में, विदेशी को घरेलू में। आगे हम देखिए, वर्तमान में भारत में चालू या पूंजी दोनों खाते के लिए आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वर्तमान में देखेंगे तो पूंजी खाता को जो है आंशिक रूप से परिवर्तनीयता में लागू किया गया है। ठीक है, चालू को नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, केवल एक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक जो आरबीआई का काम क्या है। ठीक है, चलिए जूम इन कर लेते हैं, ऑप्शन आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन चूंकि अलग अलग है। ठीक है, तो आरबीआई का जो है काम क्या है पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला में 1 2 3 है, 1 3 4 है, 2 4 है और 1 2 3 4 है। चलिए अब देखिए इसको। पहला, यह देश का मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल सही है, आरबीआई का काम है। यह देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित भी करता है, अभी हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में, नियंत्रित भी करता है। यह अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये भी सही है। यह अर्थव्यवस्था में बैंकिंग प्रणाली को एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक। सारा स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 है ऑप्शन डी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाने वाले खुला बाजार परिचालन के संदर्भ में बताइए आप। ठीक है, निम्नलिखित कथनों विचार करके कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सेम वैसे ही ऑप्शन है आपका, एक है, केवल दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए तो आपको किसके बारे में बताना है, खुला बाजार परिचालन के बारे में। इसका तात्पर्य जो है सरकार द्वारा जारी बॉन्ड्स के खुले बाजार में खरीद और बिक्री से है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, ओपन मार्केट जो है ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा रहा है। इसका तात्पर्य यही है कि सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड जो है खुले बाजार में खरीदने और बेचने से ही है, खुला बाजार परिचालन का। आरबीआई द्वारा बॉन्ड बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि होती है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन आपको सही है। चलिए देखें, आप ऑप्शन जस्ट वैसे ही है, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। किसके बारे में बताना है, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स के संदर्भ में। ठीक है, पहला देखिए, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स केवल मूलधन को, ना कि ब्याज भुगतान को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों को ये मुद्रास्फीति का संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ पे बोला है ना कि
ब्याज भुगतान को, तो गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड्स को सरकारी प्रतिभूतियां माना जाता है, इसलिए ये बैंकों के संविधिक चल निधि अनुपात आवश्यकता के भाग के रूप में भी रखे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो केवल दो सही है, केवल दो ऑप्शन बी में ही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय परिव्यय आय, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको बताना है राष्ट्रीय परिव्यय आय कि कौन सा कथन आपको सही है। जस्ट वैसे ही ऑप्शन है, केवल एक है, केवल दो है, एक दो दोनों है, और ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए, पहला है कि इसमें बाजार कीमतों पे निवल राष्ट्रीय उत्पादन और शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण शामिल होते हैं। ये बात क्या है, राष्ट्रीय परिव्यय आय का देखें तो इसमें देखिए क्या क्या शामिल किया जाता है, ध्यान से सुन लेंगे। बाजार कीमतों पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद को शामिल किया जाता है, इसके अलावा शेष विश्व के दूसरे देशों से जो प्राप्त अन्य चालू अंतरण होते हैं इसको भी शामिल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको सही निकल गया। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है, तो ये भी हमको इससे पता चल जाती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, सार्वजनिक वस्तुओं के जो है संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए उन्हीं वस्तुओं के उपभोग हेतु उपलब्ध मात्रा को कम नहीं करता है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो दूसरे व्यक्ति के लिए उन्हीं वस्तुओं को उपभोग हेतु उपलब्ध का मात्रा कम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्या निकल गया, आपको सही निकल गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक प्रावधान की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, और ये आपका क्या है, गलत है। देखिए, सार्वजनिक उत्पादन की वस्तुएं अगर देखेंगे तो वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं होगा। देखिए, सार्वजनिक प्रावधान का जनरली अर्थ क्या होता है, तो वस्तु और सेवा के जो वित्त पोषण बजट के द्वारा जो दिया जाता है, बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के इसका उपयोग जो है किया जा सकता है, यही होता है सार्वजनिक प्रावधान का मतलब होता है। तो यहाँ पे दूसरा गलती है, तो स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा, 62 का केवल एक सही है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 63। देखिए यहाँ पे दिया है आपको मानव पूंजी के संदर्भ में, चलिए जूम इन ही कर लेते हैं। मानव पूंजी के संदर्भ में बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए, मानव पूंजी अमूर्त है और इसे बाजार में आसानी से नहीं बेचा जा सकता। आगे देखिए, भौतिक पूंजी के विपरीत मानव पूंजी का समय के साथ ह्रास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ढूंढना था और ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, ऐसे पहला स्टेटमेंट तो आपको सही था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत निकल गया। पूंजी की बात करेंगे तो दोनों रूप में समय के साथ ह्रास देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो चाहे भौतिक पूंजी हो चाहे मानव पूंजी हो, समय के साथ दोनों जगह ह्रास देखने को मिलता है, यही गलत हो गया, यही ढूंढना था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा प्रारंभ सागरमाला पहल का घटक नहीं है। ठीक है, सागरमाला जो पहल है उसका कौन सा घटक नहीं है। पहला देखें, पतन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देकर तटीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये तो है, टारगेट है उसका कि जो भी डॉकयार्ड वगैरह हैं वहाँ पे विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा दें ताकि तटीय आर्थिक में विकास हो सके। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट जो है हीटरलैंड लिंकेज में सुधार करके कुशल जो है निकास प्रणाली का निर्माण करना, ये भी है। गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना, देखिए ये सागरमाला पहल का ये टारगेट नहीं है कि गहरे समुद्र का हम लोग सर्वेक्षण और अन्वेषण करें। ठीक है, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण जो है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, और इसके लिए एक मिशन क्या शुरू किया गया था आपका, अभी ये बहुत बड़ा मिशन है, डीप ओशियन मिशन। ठीक है, तो डीप ओशियन मिशन है इसके लिए, तो ये तीसरा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही ढूंढना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक तरफ देश है, एक तरफ हाल ही में सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण है। ठीक है, अब इसमें देखिए उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है।
यहाँ पे दिया है कि केवल एक युग्म है, केवल दो है, केवल तीन है, या केवल चार है। ठीक है, देखते हैं। तुर्की, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश का नाम बदला गया है। तो बात सही है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपको, सूडान जनजातीय संघर्ष के लिए अभी सुर्खियों में रहा है। जिम्बाब्वे उच्च मुद्रा स्फीति के लिए रहा है। कंबोडिया, चीन द्वारा यहाँ विदेशी चौकी का निर्माण के लिए चर्चा में रहा था। सारा ही पेयर क्या है यहाँ पे आपको सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको, देखें, सभी युग्म सही है, यानी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पहला दिया है यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक सभी मुद्राओं के मूल्य को स्वर्ण के आधार पर आकलित किया जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध से आरंभ होने तक का बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी बात किया जाए तो 1914 के आसपास। ठीक है, तो सभी मुद्राओं का मूल्य जो है सोने के रूप में मापा जाता था। ठीक है, उसी को रेफरेंस पर रखते थे हम लोग को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1975 तक भारतीय रुपये के मूल्य को पाउंड स्टर्लिंग के आधार पर आकलित किया जाता था। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर 1975 तक का, तो जो भारतीय रुपया था ब्रिटेन के साथ, चूंकि काफ़ी दिन से भारत का संबंध रहा था, तो इसके वजह से जो है पाउंड स्टर्लिंग के आधार पर ही इसको आकलित करते थे हम लोग। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या निकल गया, सही निकल गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 67 देखें। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लें। ठीक है, एक दो है, एक तीन है, दो तीन है और एक दो तीन है। क्वेश्चन नंबर 67 में है, भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में बताइए। तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, लघु वित्त बैंक के बारे में। ठीक है, यानी एसएफ के बारे में आपको पूछा जा रहा है। यह बैंक अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत है, तो सही है। दूसरा, यह बैंक जमा स्वीकार करते हैं और सेवा में वंचित और अल्प सेवा प्राप्त वर्गों को ऋण भी प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंकों की तरह इन बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात जो है और संविधिक तरलता अनुपात दोनों बनाए रखने होता है, ये भी इन लोग को बनाए रखना होता है। CRR SLR, तो सारा सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में जो है क्रिप्टो परिसंपत्ति के बारे में आपको वर्तमान विनिमय के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही है। ठीक है, देखते हैं, चलिए। क्रिप्टो परिसंपत्ति के बारे में आपको जो है नॉलेज होगी, ये काफ़ी चर्चा में रहा है, बजट वगैरह में भी इसके बारे में बात किया गया था। पहला स्टेटमेंट देखें, ऐसी परिसंपत्ति का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत संरक्षित हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ठीक है, ये जो है 2019 के तहत इनको संरक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा देखें, इस परिसंपत्ति की प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 के तहत प्रतिभूति के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा भी आपको गलत निकल गया, इसको जो है इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। आगे देखें, तीसरा, इस परिसंपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के तहत RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। तो तीसरा भी क्या हो गया आपको यहाँ पे गलत हो गया। तीनों स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्थान पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है किसके द्वारा हाल ही में जो है जारी किया गया था। ठीक है, अब भारत में इसको रैंकिंग क्या मिली थी ये भी याद रखेंगे। भारत में 180 रैंक मिला था इसको। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 69। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखें। समस्त मौद्रिक संसाधनों, यानी इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है और
यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन वैसे ही है, केवल एक है, केवल दो है, एक और दो दोनों है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, सारा ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, ये तो दिमाग में इमेज बन ही गया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है आपको, आपको मुद्रा जो है, आपको समुच्चय के बारे में, समस्त जो है मौद्रिक संसाधनों के संदर्भ में बताना है। M3 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। M3, M3 को जो है आपको संकुचित मुद्रा हम लोग नहीं बोलते हैं। M3 ऐसे होता क्या है, M1 में जो है वाणिज्यिक बैंकों का निवल जो है आवधिक जमा जो ऐड कर देते हैं, तो M3 होता है। ये तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, M1 और M2 को जो है संकुचित मुद्रा के रूप में जानते हैं हम लोग जनरली, M1 और M2 को, तो ये गलत हो जाएगा। M1 मुद्रा को तरल माप सबसे कम, जबकि M4 का तरल माप सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। M1 को देखेंगे तो लेन देन के लिए सबसे तरल और आसान माप है ये, और M4 जो है सबसे कम तरल माप वाला है। तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत निकल गया। अब आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, क्या होगा, ऑप्शन बन जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। कोर मुद्रा स्फीति के संदर्भ में बताना है, दो स्टेटमेंट है और आपको यहाँ बताना है कौन सा आपको सही है। ऑप्शन सेम वैसा ही है, केवल एक है, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। कोर मुद्रा स्फीति नाम सुने होंगे आप इसका, जब खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा के मूल्य में परिवर्तन के प्रदर्शित करता है। जब कोर मुद्रा स्फीति में वृद्धि होती है, तब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए अपनी प्रमुख नीतिगत दरों को बढ़ा देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या निकल गया, सही निकल गया। जब कोर मुद्रास्फीति में हम लोग देखते हैं वृद्धि होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में अतिरिक्त तरलता को कम किया जाए, इसके लिए अपना नीतिगत जो है दरों में परिवर्तन कर देता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको गलत नहीं, गलत है, लिखा है कि खाद्य पदार्थ और ऊर्जा के मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये कोर मुद्रास्फीति। देखिए जनरली ये क्या होता है, इसमें अस्थिर और मूल्य के उतार चढ़ाव का जो है सामना करने वाली वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ वाली बात तो नहीं आएगी, यहाँ पे तो उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, खाद्य पदार्थ और ऊर्जा के मूल्य में देखेंगे तो हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, केवल दो, और केवल दो है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, देखिए हाल ही में जो है कृषि मंत्रालय ने पशुओं के लिए एंकोवैक्स नामक भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन को जारी किया। इस संदर्भ में एंकोवैक्स से संबंधित आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑप्शन सेम वैसा ही है, केवल एक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन अलग है, केवल एक है, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, केवल एक तीन, केवल एक दो और केवल दो तीन। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, चलिए अब तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, यह जो है सार्स कोव 2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के पशुओं से रक्षा कर सकता है। तो ये जो वैक्सीन है इससे रक्षा कर सकता है, बात सही है आपको, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यह केवल मवेशियों और कुत्तों के लिए है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, केवल मवेशियों और कुत्तों के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो कुत्ते, शेर, चूहा, तेंदुआ सब के लिए, खरगोश वगैरह सब के लिए, तथा ये टीका चिड़ियाघर में जो भी पशु वगैरह हैं उनको भी सुरक्षा देगा। तो पालतू पशु से मनुष्य में जो है कोविड का संचरण को रोक के लिए जो है कदम उठाया गया था। तो केवल मवेशी और कुत्तों के लिए यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखें, यह एक निष्क्रिय टीका है जिसे डेल्टा वेरिएंट के एक संक्रामक हिस्से का उपयोग करके विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अब तो दिख ही रहा होगा आपको। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक और तीन, एक और तीन ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 73, मुक्त व्यापार समझौता FTA के संदर्भ में नकारात्मक सूची में शामिल है। कौन सी चीज शामिल है, पहला देखिए, उन वस्तुओं की सूची जिसका निर्यात करने के लिए अनुमति नहीं है, उन उत्पादनों की सूची जिन पे शुल्क को कम किया जाता है, नकारात्मक बाह्य वस्तुएं जैसे समाज के लिए नुकसानदायक वस्तुएं सूची है, जिन वस्तुओं पे कोई रियायत नहीं दी जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है उस पर कोई रियायत अगर नहीं दी जाती है तो उसी को हम लोग नकारात्मक सूची में, मुक्त जो है व्यापार समझौते में इसको शामिल करते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भारत में कृषि उत्पाद विपणन समिति
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन सा यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, केवल एक है, केवल एक दो है, एक तीन है और दो और तीन है। ठीक है, देखिए आपको बताना है APMCS के बारे में, भारत में कृषि उत्पाद विपणन समिति के बारे में। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक समिति है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कृषि विपणन जो है राज्य का ही विषय है, तो ये तो सही निकल गया। आगे देखें, यह समिति अधिसूचित कृषि उत्पादों के साथ साथ पशुधन उत्पादों के व्यापार का परीक्षण करती है। बिल्कुल, ये भी बात क्या है, सही है आपका। यह समिति किसानों और खरीदारों के बीच होने वाले व्यापार में किसी भी प्रकार के बिचौलियों या कमीशनिंग एजेंट का हस्तक्षेप पर रोक लगाती है। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो मध्यस्थता के लिए कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस देती है। ठीक है, तो ये रोक लगाने वाला बात नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक दो सही हो गया और एक दो सही हो गया, तो ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है रिकॉर्डियन समता का सर्वश्रेष्ठ जो है वर्णन करता है। बाजार की ताकतें साम्यावस्था बनाए रखने के लिए विनिमय दरों में परिवर्तन और बदलाव करती है। कराधान और ऋण व्यय वित्त पोषण के समतुल्य साधन है। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन से देश के अल्पकालीन बाह्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। पूछा है कि कौन से देश के अल्पकालीन बाह्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कॉर्पोरेट का जो प्रतिभूति में विदेशी संस्थागत निवेश, इसको शामिल किया जा सकता है। आगे देखिए, विदेशी केंद्रीय बैंकों द्वारा ट्रेजरी बिल का निवेश, ये नहीं रखते हैं इसमें। निर्यात साख को रखा जाता है। बाह्य वाणिज्य की उतारी, ये भी नहीं रखी जाती। एक और तीन ही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या बनेगा आपका, एक तीन ऑप्शन, सॉरी एक और दो है, एक और दो हुआ है, तो एक और दो क्या है, ऑप्शन सी में है। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, अल्पकालीन बाह्य ऋण के लिए। ठीक है, तो कारपोरेट प्रतिभूतियों को विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी केंद्रीय बैंकों का ट्रेजरी बिल को निवेश को भी शामिल किया जाता है। इसमें निर्यात साख और बाह्य वाणिज्य की उधारी को नहीं शामिल किया जाता है। यहाँ पे एक और दो ही होगा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन आपका सी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 77। संत कबीर के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लें, एक दो है, दो तीन है, एक तीन है और एक दो तीन है। यह जो है भक्ति आंदोलन के निर्गुण परंपरा से संबंधित थे। तो क्या है, सही है, भक्ति आंदोलन के जो है निर्गुण जो है परंपरा से संबंधित है। उन्होंने वेदों और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों की अलौकिक सत्ता को अस्वीकार किया है, ये भी सही है। उन्होंने पद और शब्द के रूप में जानी जाने वाली रचनाएं भी गाई है। ये सारा ही स्टेटमेंट सही है। अब देखिए कुछ कुछ घटनाएं, जैसे संत कबीर से क्वेश्चन पूछने का जो है आखिर वजह क्या है, क्योंकि वो अभी चर्चा में है, आपको पता ही है। अभी जो है देखेंगे तो यूपी में जो है मगहर में, उत्तर प्रदेश में कबीरदास को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान जो है केंद्र का उद्घाटन किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 का आंसर क्या बन जाएगा, सारा कुछ बन जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। ठीक है, यह पूंजी बाजार के अल्पकालीन साधन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, आपको गलत हो गया। दूसरा देखिए, भारत में टी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, तो सही है, ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा। सही ढूंढना था, सही आंसर अपना मिल ही गया है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है, आपको पता ही है। इसके लिए जो है 3 अवधि निर्धारित किया गया है, 91 डेज, फिर इसका डबल कर दीजिए 182 और इसका डबल कीजिए 364। ठीक है, इतने दिन के लिए जो है ये जारी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं, देखिए दिख ही रहा होगा। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला में एक है, एक दो है और एक दो तीन है। ठीक है, जूम कर लेते हैं, अब अच्छे से दिख रहा होगा।
यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। ये बात क्या है, स्टॉकहोम प्लस 50 की बात किया जा रहा है। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। तो ये तो बात सही निकल गया। अगला देखें, स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार स्वीडन द्वारा 1968 में प्रस्तावित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या निकल गया, आपको सही निकल गया। आगे देखें, इस सम्मेलन का विषय सभी की वृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह हमारी जिम्मेवारी, हमारा अवसर। विषय क्या है, सभी के समृद्धि के लिए, ठीक है, समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह हमारी जो है जिम्मेवारी और हमारा अवसर, ये इसका विषय भी था। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट ही क्या है आपको सही है। तो इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा आपका, देखें 1 2 3 जहाँ भी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, अवसंरचना निवेश न्याय के संदर्भ में बताइए कौन सा आपको सही है। तो सेम ऑप्शन वैसे ही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए अवसंरचना के बारे में देखते हैं। यह म्यूचुअल फंड जैसी व्यवस्था है जो व्यक्तिगत निवेशकों को छोटी रकम एकत्रित करके अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को सक्षम बनाती है। सही है। ये जो आपका अवसंरचना निवेश न्याय को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए मूल्यह्रास के संदर्भ में बताइए, कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है मूल्यह्रास के बारे में। ठीक है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु में हुई टूट फूट हेतु व्यय पे की गई वार्षिक लागत है। सही है। पूंजीगत वस्तुओं के अप्रत्याशित विनाश को मूल्यह्रास नहीं माना जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बन जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। चलिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय करों और वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए, चलिए जूम इन कर लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन अब दिख रहा होगा आपको। पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए कि कौन से राज्य स्तरीय करों और वस्तु के सेवा कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, जीएसटी का पता ही आपको, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ये 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, देखिए पहला है विलास कर, लग्जरी टैक्स, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और चुंगी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि राज्य स्तरीय करों को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। बताइए कौन है राज्य स्तरीय कर। तो यहाँ पे पहला ये लग्जरी टैक्स तो हो जाएगा, बिक्री कर भी होगा, स्टाम्प शुल्क ये नहीं है, चुंगी जो है इसको शामिल किया गया। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा। ठीक है, केंद्र स्तर पर देखेंगे तो आपको वहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क होता है, सेवा कर होता है आपका। और राज्य स्तर पर देखेंगे तो राज्य में जो भी बिक्री कर होता है, लग्जरी टैक्स होता है, चुंगी होता है, ये सब जो है राज्य में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 83। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए शारीरिक स्तूप भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों से बने स्तूप है। तो ये बात क्या है आपको सही है। भगवान बुद्ध की चिता से अवशेष एकत्र करके सम्राट अशोक को दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि बुद्ध के जो शरीर है उन्हीं के अवशेष से बहुत सारे स्तूप बने हैं और उसको रखा गया है। और ऐसे तो बताया जाता है कि 84,000 स्तूपों को जो निर्माण किया गया है। तो पहला तो सही हम लोग मान ही लिए हैं ऐसे। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या यूज किया है कि भगवान बुद्ध के चीता के अवशेषों को एकत्र करके अशोक को दिए गए थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जनरली देखिए उनके चीता को 8 भागों में बांटा गया था, अवशेषों को, राख को। ठीक है, और 8 भाग में विभाजित किया गया था। और वो मगध के जो है अजात शत्रु, उनको दे दिया गया था। वैशाली में लिच्छवी में पहुंचा था, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्लभ के उल्ली, पावा के मल्ल, रामग्राम के लिए और वेट द्वीप के ब्राह्मणों के बीच जो है वितरित किया गया था। तो अशोक के नहीं दिया गया था। ठीक है, अशोक उस समकालीन वहां पे थे नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, केवल एक, यानी ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, चलिए जूम इन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 दिया गया है, आप बताइए इससे रिलेटेड बात है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन एक बार देख ले आप लोग। ठीक है, एक है, एक दो है, दो तीन है और एक दो तीन है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में बताना है। ठीक है, पहला देखिए, यह एक जीवन बीमा योजना है जिसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता है और यह किसी भी कारण से होने वाले मौत के लिए कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट आपको सही नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करेंगे, बीमा योजना तो है ये। ठीक है, इसमें योजना में प्रीमियम केवल 20 रुपया प्रति वर्ष जो है लिया जाता है और दुर्घटना से होने वाला जो भी मौत होता है जोखिम को कवर करने के लिए इसमें 2 लाख आपको बीमा दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना में जो है 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों को जो है शामिल किया जाता है दुर्घटना वाले। तो यहाँ पे जो दिया था आपको कि जिसका प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता है, किसी भी कारण से होने वाले मौतों को कवरेज करता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 18 से 70 वर्ष की आयु के जो है बचत बैंक डाकघर खाता योजना के तहत नामांकन के पात्र होते हैं, तो सही है, अभी हम बताएं ही। और यह योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ साथ सहकारी बैंक के माध्यम से भी प्रदान की जाती है। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 2 और 3 स्टेटमेंट तो सही हो गया, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय पेटेंट कानून के तहत निम्नलिखित में से पेटेंट कराया जा सकता है। किसका पेटेंट आप करा सकते हैं? परमाणु ऊर्जा और संबंधित किसी आविष्कार को। देखिए, परमाणु ऊर्जा वाली अगर बात करेंगे तो इसको जो है कोई पेटेंट जो है नहीं करा सकता है। परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड ये जो है गवर्नमेंट के अंदर ही मैटर आता है। आगे देखिए, शैल चिकित्सा पत्ती को, पादप और जंतु को, सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट देखिए कराना एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा जो है पेटेंट कोई भी आविष्कार का कोई सीमित इसमें अवधि जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे तो पादप और जंतुओं को पेटेंट हम लोग नहीं करा सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को जो है पेटेंट करा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किसे जो है किन्हें वाणिज्यिक बैंक के परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए इसको जूम इन कर देते हैं। यही क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से किन्हें जो है वाणिज्यिक बैंकों को परिसंपत्ति के रूप में माना गया है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 1 2 है, 2 है, 1 3 है और 2 और 3 है। चलिए, वाणिज्यिक बैंक जो है वित्तीय संस्थान से संदर्भित करता है और इसके अंदर देखेंगे तो आपको केंद्रीय बैंक के पास जमा वाणिज्यिक बैंक के आरक्षित निधि इसको शामिल किया जाता है। अगला है यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों में जनता का जमा राशियों को, तो इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दिए गए ऋण को ये इसमें शामिल किया जाता है, तो 1 3 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे वाणिज्यिक बैंकों में तो जमा स्वीकार करता है, ये चालू खाते के लिए सेवा भी प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार का ऋण भी उपलब्ध कराता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 सही है। ऑप्शन आप देख ही लिए होंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में बताना है, 3 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा आपको सही है? इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एकीकृत देखिए निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके तहत आपको देखेंगे तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग सहित कई मिसाइल की श्रृंखला शामिल है। ठीक है, इसमें दिया है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको एकीकृत जो है निर्देशित मिसाइल के कार्यक्रम में शामिल किया गया था, तो ये तो गलत है। ठीक है, आगे देखिए, यह ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 2 चरण वाली मिसाइल है, सही है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक मार्ग में विभिन्न उड़ानों को अपनाते हुए दागो और भूल जाओ सिद्धांत पे कार्य करती। ये क्वेश्चन शायद ऑलरेडी हम लोग टेस्ट सीरीज में देख चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन 2 3 सही है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपको सही है। देखिए, भारत में फिशिंग कैट सुंदरवन के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत निकल गया। ठीक है, भारत में देखेंगे तो सुंदरवन में, मैंग्रोव वन में देखेंगे हिमालय के तलहटी में, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटिया में, सारा में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि भारत में फिशिंग कैट सुंदरवन मैंग्रोव वन में ही पाई जाती है, तो पहला हम लोग सही नहीं मानेंगे। आगे देखिए,
भारत में फिशिंग कैट सुंदरबन के मैंग्रोव वन में ही पाई जाती है। ठीक है, सारा यहाँ पे वर्ड का गेमिंग है। तो यहाँ पे क्या दिया था, में ही पाई जाती है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि केवल यहीं पाई जाती है। ठीक है, तो केवल तो यही नहीं पाई जाती है, मैंग्रोव वन के अलावा हिमालय के तलहटी में भी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यह पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये पश्चिम बंगाल का जो है राजकीय पशु है। अगला, यह IUCN के रेड लिस्ट के एडजस्ट स्पीसीज के रूप में सूचित किया गया है इसको। तो ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है आपका, सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त कथन है, किसके बारे में आपको बोला जा रहा है, यही आपको बताना है। देखिए क्या है, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी के तर्ज पर विकसित करना, साथ ही इसका लक्ष्य भारत को औद्योगिकरण की ओर ले जाना था। और इस योजना का मुख्य निर्माता जो थे PC महालनोबिस थे। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये थे आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, PC महालनोबिस इसकी योजना के निर्माता थे। ठीक है, 1956 से 1961 के दौरान। ठीक है, और भारत को औद्योगिकरण का इसमें लक्ष्य रखा गया था। प्रथम आपको पता ही है कृषि के लिए समर्पित था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में बताना है। 3 कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे नीचे 4 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर जरूर करेंगे। पहला है, चलिए इसको जूम कर लेते हैं, आप देख ही लिए इसका ऑप्शन। इस समिति का गठन मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण उत्तरदायित्व के साथ किया गया था, मौद्रिक नीति समिति का। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपको, सही है। इसकी बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति समिति का, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं टोटल, RBI के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये वित्त मंत्री वाली बात तो गलत हो जाएगी। इस समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत किया गया है। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको यहाँ पे सही है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्र की पहचान की है, निम्नलिखित में से कौन से 12 क्षेत्र अंतर्गत शामिल है। ठीक है, देखिए चैंपियन सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है, 12 चीनों को क्षेत्रित किया गया है। इसमें से कौन शामिल है, पर्यटक आपको आतिथ्य दिया है, परिवहन रसद लॉजिस्टिक दिया है, पर्यावरण सेवा है, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए नीचे है। ठीक है, 1 3 है, 1 2 3 4 है, 2 4 है और 1 2 3 है। ठीक है, देखिए तो 12 चैंपियन सेवाओं की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें जो है आपको देखिए पर्यावरण और आतिथ्य शामिल है, परिवहन और ये लॉजिस्टिक को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरणीय सेवाएं भी है, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स ये इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन डी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, ये जो विवरण दिया गया है किसके बारे में है, यही आपको बताना है। यह इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित जैव विविधता युक्त एक आर्द्रभूमि है, जो मानव गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गई है। यह चूना पत्थर की चट्टान पर स्थित है तथा जिप्सम संरचना से युक्त है, साथ ही इसमें कोई प्रवेश द्वार या निकास द्वार नहीं है। ये जो है सबसे संभावित विवरण किसका है, तो यह आपका सावा झील का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहा ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था। ये किसके लिए किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए। ठीक है, बेहतर पहुंच और सेवा की उत्कृष्टता के लिए किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मधुमेह के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। चलिए जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा होगा। अभी भी देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अभी भी ऑप्शन इसका दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी भी जूम इन करते, अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा, अब आपका विजिबिलिटी कम हो गया होगा। तो वजह ये है हमारा जूम करने का कि मोबाइल में विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, इसको जूम कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए ऐसे 2 3 दिया, 2 4 दिया है, 2 3 4 है, केवल 3 है, 1 2 4 है। मधुमेह के विभिन्न प्रकार के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए जूम करते हैं। पहला देखिए, टाइप 1 मधुमेह में शरीर का इंसुलिन उत्पादन या तो कम हो जाता है
या कोशिकाएं इंसुलिन के लिए प्रतिरोधी बन जाती है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपको सही नहीं है। टाइप 1 में देखेंगे मधुमेह का ऐसा स्टेज होता है जहां अग्नाशय पूरी तरह से क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है। ठीक है, पूरी तरह से बंद कर देता है, यहाँ पे उत्पादन में कमी नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, टाइप 2 मधुमेह में अग्नाशय पूरी तरह से इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है, तो ये भी गलत हो गया, ये तो टाइप 1 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मधुमेह जो है कीटोएसिडोसिस में मानव शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता है और इसके लिए शरीर वसा को तोड़ने की शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखें, यदि टाइप 2 मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति इंसुलिन लेना बंद कर दे तो कुछ हफ्तों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे गलत है। टाइप 1 वाला अगर व्यक्ति मान लीजिए इंसुलिन लेना बंद कर दे तब उसका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि वो भयावह स्थिति होती है। तो यहाँ पे केवल 3 ही सही है, केवल 3 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। व्यक्तित्व आय पर्सनल इनकम के बारे में गणना के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय आय में से घटाना आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं। तो कह रहा है अगर व्यक्तित्व आय आपको निकालना है तो किसे जो है राष्ट्रीय आय में से घटाना आवश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें है अतिरिक्त लाभ, इसको घटाना पड़ेगा। परिवार द्वारा अदा किए गए निवल ब्याज भुगतान, निगम कर। ठीक है, निगम कर को भी, सरकार द्वारा फर्मों में परिवर्तन की गई अंतरण अदायगी, ये सरकार द्वारा जो है इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो बस राष्ट्रीय आय में से तीनों आप माइनस करेंगे, व्यक्तिगत आय आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, और 1 2 3 ऑप्शन में किस में है, बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 96। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, ऑप्शन देख लें। ठीक है, चलिए जूम इन कर लेते हैं, अब दिख ही रहा होगा। पूछा गया कि कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, देखिए, अंतर सरकारी ऋण ये तो शामिल किया जाता है। निजी प्रेषण ये नहीं होता है। विदेश से प्राप्त ये भी, इसको भी शामिल नहीं करते। विदेश संस्थागत निवेश ये इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन केवल एक है, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चालू खाता अधिशेष वाला देश अनिवार्यतः अन्य देशों से ऋण लेता है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। चालू खाता अधिशेष से तात्पर्य ये है कि देश अन्य देशों से ऋण क्या होता है, दाता होता है। देखिए, आपके पास यदि पैसा अधिक होगा तभी तो आप किसी को देंगे। तो चालू खाता में अधिशेष यदि बनेगा तो देश जो है अनिवार्यतः अन्य देश से ऋण क्यों लेगा, वो तो ऋण देगा दूसरों को, तो ये तो गलत हो गया। चालू खाता अधिशेष अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि देश के पास व्यापार संतुलन अधिशेष है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, आपको गलत होगा। यह आवश्यक नहीं है कि मान लीजिए चालू खाता में अगर अधिशेष है तो व्यापार अधिशेष भी है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसा, बट जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। बैंकिंग प्रणाली के जो है स्प्रेड शब्द संदर्भित करता है किसको। ठीक है, ऑप्शन सारा दिख रहा होगा, चलिए जूम इन कर लेंगे, दिख ही जाएगा। बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द, चलिए दिख नहीं रहा होगा आपको। पहला, यह केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देने के एवज में वसूली जाने वाला दर है, ये तो नहीं है। यह वह दर है जिस पे किसी देश के केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को उधार धन देता है, ये भी टर्म सही नहीं है। यह एक बैंक में उधारकर्ता और जमाकर्ताओं के ब्याज के दरों के बीच का अंतर होता है। ठीक है, इसे स्प्रेड बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99। देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है, समाधान लागत के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, सॉरी, साधन लागत संदर्भ है यहाँ पे, साधन लागत संदर्भ देखते हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, अच्छा यहाँ पे गलत ढूंढना है, यहाँ पे सही नहीं बताना है। साधन लागत में केवल उत्पादन के कारकों का भुगतान शामिल होता है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे, साधन लागत में कोई भी कर शामिल नहीं होता है। ये तो दोनों सही है, यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है, तो कोई यहाँ पे गलत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साधन लागत में देखेंगे तो केवल उत्पादन के साधनों का भुगतान ही शामिल होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन संकट के संदर्भ में बताइए कौन सा एक नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदमों में शामिल नहीं था। 1991 में जो है इसमें कौन शामिल नहीं था, चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख ही रहा होगा। 1991 का जो भुगतान संतुलन संकट के संदर्भ में आपको बताना है कौन सही नहीं। पहला देखिए, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर के दरों में कमी करना, ये तो शामिल था। विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध भारतीय रुपयों का पुनर्मूल्यन, ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। ठीक है, 1991 में पता ही है आपको नई आर्थिक नीति लेके आई गई, और इससे पहले देखेंगे तो देश की स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है, यानी देश का अर्थव्यवस्था सही नहीं था। इसके बाद उदारीकरण किया गया यहाँ पे, और विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध भारतीय रुपयों का पुनर्मूल्यन वाली बात इसमें नहीं थी, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी भारत में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना, और नेक्स्ट है आपका कुल उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर लगभग सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस के समाप्त करना। ये सही है, लगभग औद्योगिक लाइसेंस ये काफ़ी आसान बना दिया गया, कुछ सेक्टर को छोड़ दें तो औद्योगिक लाइसेंस जो है समाप्त किया गया ताकि आसानी से कोई बिजनेस कर सके। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन फिनिश किए। लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि जो है आपको जो भी कंटेंट अपडेट करें मिलते रहें। शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में, ताकि ये कंटेंट जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।